प्रिय छात्र छात्राओं, राष्ट्रभाषा हिंदी के इस वर्ग में आप लोगों के लिए मंगल कामना, साथ ही ए कुमार सर के लिए भी उत्कृष्ट सद्भावना, इसलिए कि ये सर आप लोगों की उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए सतत यत्नशील और जुगाड़ करते रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसने कहा था पाठ के संदर्भ में। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ आप देख रहे हैं उसने कहा था कहानी गद्य की विधा है। गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा कहानी है और उसी महत्वपूर्ण विधा में उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका परिचय आप यहाँ देख रहे हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर राजस्थान में हुआ था। लेकिन ध्यान रहे, ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, ये वास्तव में गुलेर नामक गांव के मूल निवासी है। वह गुलेर नामक गांव कांगड़ा जिला है, हिमाचल प्रदेश में, वहीं के ये मूल निवासी थे। और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। पिता पंडित शिवराम, आप पंडित शिवराम को पंडित शिवराम शर्मा भी कह सकते हैं। वैसे आप लोगों की किताब में पंडित शिवराम ही दिया हुआ है। यदि आप पंडित शिवराम शर्मा भी कह लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था समालोचक। इनकी रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। इसके अतिरिक्त सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, इस तरह इन्होंने जीवन भर में सिर्फ 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, जिसमें उसने कहा था कहानी सर्वोत्तम। यदि ये सिर्फ एक कहानी ही लिख पाते तो आज गुलेरी जी को जितनी प्रशंसा मिल रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। अर्थात उसने कहा था कहानी इनकी सर्वोत्कृष्ट कहानी है जो आज भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त निबंध में कछुआ धर्म, मारस मोह कुठाव, पुरानी हिंदी, संस्कृत के टिपकारी, देवाना प्रिया आदि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत कुछ लिखा है। ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन बादशाह कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी परीक्षा में ऑप्शन में आपको द लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछ देगा, इसके साथ साथ द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछ देगा। दोनों के लेखक में बड़ा अंतर है, ध्यान रहे। इनकी रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक आई रिचर्ड्स हैं, तो वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद अब हम उसने कहा था कहानी के सारांश पर बात करेंगे। उसने कहा था कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, पूर्व देवती शैली में रचित यह कहानी है। पूर्व देवती शैली को अंग्रेजी में फ्लैशबैक टेक्निक भी कहा जा सकता है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है। यह कहानी 5 खंडों में बटी हुई है। पहला खंड अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से आरंभ होता है, जिसमें 12 वर्ष का एक छोटा सा लड़का और 8 वर्ष की एक छोटी सी लड़की एक दुकान पर मिलते हैं, जहां वे दोनों ही अपने मामे के लिए सामान खरीदते हैं। इसी क्रम में बातचीत होती है, हल्की जान पहचान होती है। लड़का कौतूहल बस मजाक में उससे पूछ देता है, तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की लजाकर धत कहकर भाग जाती है। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहता है।
यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहता है और लड़का मजाक के लिए हर दिन यही कहते रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब लड़के की अपेक्षा के विरुद्ध लड़की कह देती है, हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू। और वह लड़का विक्षिप्त जैसा हो जाता है, वह एकदम उलटते पुलटते भागता है। कहानी का एक भाग यही समाप्त होता है, दूसरा भाग आरंभ होता है 25 वर्षों के बाद। यह हिंदी साहित्य की पहली कहानी है जिसमें 25 वर्षों का अंतराल दिया गया है। 25 वर्षों के बाद कहानी का दूसरा खंड आरंभ होता है जिसमें फ्रांस और बेल्जियम अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। वही लड़का लहना सिंह बनकर उभरता है। लहना सिंह राइफल नंबर 77 का जमादार है। उस युद्ध में वह राइफल नंबर 77 का जमादार बनता है और बड़ी निपुणता के साथ फ्रांस और बेल्जियम युद्ध में भाग लेता है। वह ब्रिटेन के तरफ से भाग लिए हुए है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करता है और फिर उसी के साथ सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह भी काम करता है। एक केस की पैरवी के सिलसिले में लहना सिंह घर वापस होना चाह रहा था। इसी क्रम में हजारा सिंह भी वापस हो गया, वह भी साथ हो लिया। घर जाने के क्रम में तो दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। वापसी के समय हजारा सिंह ने लहना सिंह को अपने ही घर बुला लिया। लहना सिंह हजारा सिंह के घर पहुंचते ही वहां जो देखा उसे देखकर अचंभित हो गया। वहां हजारा सिंह सूबेदार और सूबेदारनी के रूप में उसकी बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी दिखाई पड़ी। देखकर स्तंभ। अब दोनों के मन में एक अजीब किस्म का उथल पुथल उठा। एक तरफ बहुत दिनों के प्रेम का खिला फूल दिखाई पड़ता है, दूसरे तरफ मर्यादा का बंधन है। अब सूबेदार ने बचपन की प्रेमिका नहीं रही और न लहना सिंह प्रेमी रहा। अब तो वह एक सीमा में बंधा हुआ है। पहचानने में देर नहीं लगी। दोनों के मन में उथल पुथल मचता रहा, लेकिन दोनों अपनी अपनी मर्यादा में ही रहे। विदा के समय कुछ पल के लिए दोनों एकांत में मिले तो, लेकिन मिलने के क्रम में सूबेदारनी ने सिर्फ पति और पुत्र की रक्षा के लिए आंचल पसार दी। यह बात लहना सिंह के हृदय में बैठ गई। अब वह उसी की रक्षा में, उसी की बात पूरी करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। वहां पहुंचने के बाद कड़ाके की ठंड थी। उसी कड़ाके की ठंड में सूबेदारनी का बेटा बोधा बीमार पड़ गया, बुखार से कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। खंदक में पानी था, कड़ाके की ठंड थी। उसके बदले वह काम करना शुरू कर देता है। अपना कपड़ा, अपनी जर्सी वह बोधा सिंह को उठा देता है, उसके बदले ड्यूटी करता है, उसके बदले वह पानी निकालता है। इस तरह उसके बेटे की रक्षा उसने की। कुछ ही दिनों के बाद एक जर्मन अधिकारी नकली बेस बनाकर आ गया। उसने धोखे में डाल दिया कि दुश्मन का हमला होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में खंदक का कुछ सैनिक बाहर निकल गया। लहना सिंह को उसकी गतिविधि पर शक हो गया। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अधिकारी के मन पर ठेस पहुंचाने बिना उसकी जांच कर ली और फिर जांच में पूरा पता चल गया उसे कि यह नकली अधिकारी है। और ऐसी ही परिस्थिति में गोली चली। उसने इशारे में अपने एक सैनिक को भेजकर बाहर भेजे सैनिक को बुलवा लिया और इधर मोर्चा संभाल लिया। ऐसी परिस्थिति में
दुश्मन के सैनिक बीच में पड़ गए। इधर लहना सिंह मोर्चा संभाले गोली चला रहा था और उधर उसके साथी आ गए। इसी क्रम में लहना सिंह के पैर में गोली लगी, बहुत खून बह चुका, बहुत सारे दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए। और तब इसी क्रम में एम्बुलेंस आ गया। युद्ध समाप्त हुआ, एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में जगह कम थी। लहना सिंह भी घायल था, बोधा और हजारा सिंह सब घायल थे। ऐसी परिस्थिति में उसने हजारा सिंह और बोधा को पहले भेज दिया, जबकि स्थिति बड़ी गंभीर लहना सिंह की थी, बहुत खून निकल चुका था। सभी ने इस पर दबाव बनाया जाने के लिए, लेकिन वह बहाना बनाता रहा। घाव में गीली मिट्टी ठूंस कर खून रोकते रहा। उसे भेज दिया। भेजने के बाद वह छटपटाता रहा, छटपटाने लगा और बरबराता रहा। जीवन का सारा दृश्य उसके मस्तिष्क में नाच गया। बचपन का प्रेम एक बारगी नाच गया। और तब उसने अंत में यही कहा, उसने जो कहा मैंने पूरा कर दिया। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। यह कहानी कथानक, पात्र, परिवेश, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य आदि की दृष्टि से श्रेष्ठतम मानी जाती है। पूर्व दीप्ति शैली के कारण इसमें और निखार आ गया है। यह बहुत पुरानी कहानी होने के बाद भी आज भी बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई पड़ती है, बिल्कुल नई कहानी जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी लोकप्रियता में आज भी कहीं कोई कमी नहीं है। इस तरह आपने इस कहानी का सारांश देख लिया। अब हम थोड़ा सा इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या पर विचार करें। सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इसको व्याख्या के रूप में लिखने के क्रम में ये लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने मृत्यु के पूर्व की मन स्थिति का वर्णन किया है। वास्तव में मरने के समय सिनेमा के रील के तरह संपूर्ण जीवन की घटनाएं एक बारगी नाच जाती है। यह बात लेखक ने बड़ी गंभीर चिंतन मनन के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। इस तरह का चिंतन मनन करने वाला बड़ा बिरला ही लेखक हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ता है। अब दूसरी व्याख्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। इसको भी उसी ढंग से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश विचार सूत्र भी कह सकते हैं, विचार खंड भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सब गद्य है। गद्य की जो पंक्ति होती है वह विचार खंड होता है, विचार सूत्र होता है, विचारांश होता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने क्रियाशीलता के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्रियाशीलता के कारण ही व्यक्ति हो या वस्तु हो या घोड़ा हो उपयोगी बना रहता है। जैसे अभ्यास या क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति या वस्तु उपयोगी बना रहता है, घोड़ा दौड़ने के कारण उपयोगी रहता है। लगातार दौड़ने का अभ्यास करते रहने के कारण घोड़ा दौड़ में सक्षम हो पाता है। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह शिथिल बन जाएगा और जब दौड़ने की बात आएगी तो वह सक्षम नहीं हो पाएगा। इसी तरह सिपाही भी बराबर अभ्यास करते रहने के कारण युद्ध करने में सक्षम हो पाता है। इस तरह आपने देखा कि घोड़ा और सिपाही दोनों ही बराबर लड़ने का, दौड़ने का अभ्यास करते रहने के कारण उपयोगी बन पाते हैं। अब तीसरा है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अब यहाँ पर
सैनिकों के जीवन के दर्द को स्पष्ट किया गया है। लिखने का वही पुराना ढंग है। प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्र शर्मा रचित उसने कहा था कहानी सुदृढ़, जिसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन के दर्द का चित्रण किया है। सैनिक जागते हैं तभी तो देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी सुख शांति, हमारी सुरक्षा सैनिकों के ऊपर निर्भर है। ये सैनिक दिन रात मेहनत करके हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। हम इस कारण सुख चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन ये सैनिक जब मरते हैं तो इन सैनिकों के मरने के बाद इन्हें कुछ मिलता नहीं है। इन सैनिकों के मरने के बाद उन्हें मुरब्बा नहीं मिलता है, कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाती है। अब इसी को यहाँ पर देख लीजिए। जाड़ा गर्मी वर्षा हर काल में वे देश रक्षा में लगे रहते हैं। वजीरा सिंह के इस व्यंग्योक्ति में सैनिकों के जीवन की पीड़ा छलक पड़ी है। कड़ाके की ठंड में भी सैनिक पहरा देते हैं। लहना सिंह स्वयं मौत को झेल कर बोधा को बचाता है। इस तरह निमोनिया से मरने वाले को कोई इनाम अर्थात नहर के किनारे वाली जमीन नहीं मिलता है, अर्थात इसे आप कह सकते हैं कि उन्हें पुरस्कार के रूप में मनचाही चीज़ नहीं मिल पाता है। वे युद्ध करते करते मर जाते हैं। युद्ध बदले में उन्हें मनचाही चीज़ नहीं मिलता है। इस तरह सैनिकों के जीवन के दर्द का बड़ा सुंदर मार्मिक चित्रण किया गया है। इस तरह आपने देख लिया कि इस सीरियल में उसने कहा था कहानी का सारांश और महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या देख ली। धन्यवाद।